विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने करना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति उपसभापति, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, उसके कार्य, उसके अधिकार, सभी कुछ करना है। तो सबसे पहले द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93। सबसे पहले क्या याद करना आपने? दो आर्टिकल एक साथ याद कीजिएगा, एक आर्टिकल 89 और एक आर्टिकल 93। आर्टिकल 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। और आर्टिकल 93 में क्या है? बेरेक्ट खोल के रखिए, बेरेक्ट में देखते रहिए, साथ में हाईलाइट करते रहिए। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है। और 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो संविधान द्वारा संसद के दोनों सदनों हेतु पीठासीन अधिकारियों का प्रावधान किया गया है। पीठासीन बोलते हैं जो पीठ पर आसीन होते हैं, आगे जो चेयर होती है। लेकिन अंतर इतना होता है कि लोकसभा में हम स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर बोलते हैं, राज्यसभा में हम चेयरपर्सन डेप्यूटी चेयरपर्सन बोलते हैं। यानी लोकसभा में हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोलते हैं, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं। सभापति एवं उपसभापति संबंधी अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं 89, 90, ठीक है, 91, 92 के तहत दिए गए हैं। जबकि अनुच्छेद 93, 94, 95, 96, 97 में क्या दिए गए हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। यानी अगर राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में कुछ पूछ रहा होगा तो इसका मतलब या तो आर्टिकल 89, 90, 91, 92 इन चार आर्टिकल के बीच में से होगा, ठीक है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा होगा तो 93, 94, 95, 96 और 97, ये पांच, उधर चार आर्टिकल याद करने हैं आपने। पहले एक आर्टिकल याद कर लीजिए, 89, 93। 89 के बाद के 3 और 93 के बाद के 4, ठीक है। 89 के बाद के 3 जो आर्टिकल हैं वो राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में, जबकि 93 के बाद के जो 4 आर्टिकल हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो समझ में आ गया, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, ये पता है। दरअसल क्या होता है, आप देख पाएंगे इस चीज को कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, नई सरकार गठित होगी जो भी, ठीक है। पहला ही सत्र होगा उसमें क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर, जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, वो चुनाव करवाते हैं। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए। और इस वाली लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं कौन है? ओम बिरला जी। ये तब तक अध्यक्ष रहेंगे जब तक कि अगला अध्यक्ष नहीं बैठ जाता, जब तक कि अगला लोकसभा अध्यक्ष नहीं बैठ जाता। तो जैसे ही प्रोटेम स्पीकर बना लोकसभा अध्यक्ष क्या हो गए? जो पुराने वाले लोकसभा अध्यक्ष हैं वो उनका कार्यकाल पूरा माना जाता है। प्रोटेम स्पीकर ने जैसे ही क्या किया, नए अध्यक्ष को चुनवाया, नया अध्यक्ष जैसे पीठासीन हुआ, पुराने वाले का लगभग कार्यकाल समाप्त। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से ही, देखो ना, ये बात छोटी छोटी लाइनें होती हैं लेकिन इनके बड़े गूढ़ रहस्य होते हैं। अपने सदस्यों में से ही, क्यों, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अपने अध्यक्ष का क्या करती है? चुनाव करती है। जबकि राज्यसभा पर थोपा गया है कि तुम्हारा जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है, क्या है। और जो राज्यसभा का सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति होता है, उसको सिर्फ राज्यसभा के लोग नहीं चुनते हैं, उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों लोग चुनते हैं उपराष्ट्रपति को, ये पता है, ठीक है। तो लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। और जब भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, वैकेंट होता है, तो पुनः किसी अन्य सदस्य को उस पद पर चुनती है, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर आरूढ़ रहते हैं जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य हैं। यानी आपको पता है 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का लगभग। अगर प्रधानमंत्री पहले ही क्या ना करवा दें, राष्ट्रपति से भंग ना करवा दें, डिसॉल्व ना करा दें लोकसभा को, तो जब तक लोकसभा का सदस्य रहते हैं तभी तक लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष रहता है। अन्यथा उन्हें अपने पद रिक्त करने होते हैं। क्या करने होते हैं? ये कहां पर लिखा हुआ? ये आर्टिकल 94 क में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? यानी
आर्टिकल 94 बेयर एक्ट में कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 3 चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? तो 94 के कॉ में लिखा कि अगर लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो उसे अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। नंबर 2 लिखा हुआ किसी भी समय वह सदस्य अध्यक्ष को क्या, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं ना त्याग पत्र। तो मैंने कहा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को किसी भी समय अपना क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है जब उसको लगता है कि मुझे नहीं रहना है। क्लियर हो गया। और तीसरी बात इसमें लिखी हुई 94 ग में कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। ये क्लियर हो गया। बहुमत लिखा हुआ यहाँ पे, इन छोटे छोटे शब्दों को पकड़िए। बहुमत से पारित, यहाँ पे विशेष बहुमत नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? बहुमत से पारित। तो मैं बता दूं कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। यानी वो किसी भी समय स्वेच्छा से अपना पद त्याग सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ये सब बेयर एक्ट के आर्टिकल 94 में, यानी संविधान के आर्टिकल 94 में लिखा हुआ क, ख और ग, ए, बी और सी, ये 3 तरह से क्या हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है। परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उसको न दे दी गई हो। उसको मतलब लोकसभा अध्यक्ष को न दे दी गई। 14 दिन का आंकड़ा ये हर जगह पे पढ़ेंगे आप। किसी को भी हटाना हो 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है कि हम आपके विरुद्ध क्या ला रहे हैं, संकल्प ला रहे हैं, इस पर क्या होगा, वोटिंग होगी, आपको हटाने का क्या चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तो 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसे भी हटाना हो ये सूचना देनी पड़ती है। आर्टिकल 96(1) में कहा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प जब लोकसभा में विचाराधीन होगा, क्या होगा, ये समझ लो इसको। यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जब लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने वाले संकल्प पर विचार चल रहा हो लोकसभा में, तब वो व्यक्ति अपनी चेयर पर नहीं बैठेगा। आगे बैठते हैं यार, मैं माना लोकसभा अध्यक्ष हूं, मुझे हटाने का संकल्प चल रहा है, कहां पर, लोकसभा में, मैं तो यहां क्यों बैठूंगा, मैं उधर बैठूंगा। कहां बैठूंगा? तब मैं यहां पर पीठासीन नहीं होऊंगा। तो ये आर्टिकल 96 में कहा गया है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो, तब वह उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने, उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने तथा प्रथमता मतदान करने का अधिकार होता है। प्रथमता का मतलब समझते हैं? अभी बता रहा हूं। प्रथमता मतदान करने का अधिकार होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। निर्णायक मत बोलते हैं कास्टिंग वोट को। इसको बोलते हैं जब वो पीठासीन होगा यहां पर। तो मैंने आपको बताया था कि अब नई लोकसभा बनेगी, सत्ता में एक पार्टी आएगी, आ गई, ठीक है। वो लोकसभा वाले अपने में से ही किसी व्यक्ति को क्या कर देंगे, लोकसभा अध्यक्ष बना देंगे, एक को उपाध्यक्ष बना देंगे। लोकसभा अध्यक्ष जब पीठासीन हो गया, जब इस चेयर पर बैठ गया आगे, तो वो फिर किसी पार्टी का नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? अब माना ना वो बीजेपी का रहेगा, ना वो कांग्रेस का रहेगा, किसी पार्टी का नहीं रहेगा। ना ही उसे अब अपने कार्यकाल के दौरान किसी मतलब पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। ना ही वो कुछ इस प्रकार के बयान देगा जिससे ये पता चलेगा कि किसी एक पार्टी विशेष का क्या कर रहा है, वो किसी एक पार्टी विशेष का समर्थन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। यानी अब वो क्या हो गया, इम्पार्शियल हो गया एक तरह से। क्या हो गया? इम्पार्शियल हो गया। कहीं पर लिस्ट है लोकसभा अध्यक्षों की, देखिए मैं बता देता हूं। एक सोमनाथ चटर्जी थे, उन पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने, हाँ जी, पेज नंबर, ठीक है। तो उन पर ये आरोप लगा था भाई, किस पर, सोमनाथ चटर्जी पर, कम्युनिस्ट थे ये। इन पर एक आरोप लगा था कि अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने एक कार्यक्रम में भाग ले लिया था। क्या ले लिया था? भाग ले लिया था। तो बड़ी भर्त्सना हुई कि भाई जब आप लोकसभा अध्यक्ष हो तो आप अपनी पार्टी के, जो पुरानी पार्टी है, उसके कार्यक्रम में क्या नहीं करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। समझ में आ गया? तो हो गया, वो अनजाने में हो गया, जो भी है, कई बार होता है। तो चलिए, मैंने क्या कहा आपको,
अब क्या होता है, उसके पास एक अधिकार होता है। अब जैसे लोकसभा बैठी हुई है, वोटिंग चल रहा है और किसी बिल पर, किसी भी चीज पर 50-50 हो गया, क्या हो गया, तो वो कास्टिंग वोट करने का अधिकार होता है उसको। क्या होता है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यानी उसके एक मत से निर्णय क्या हो सकता है, सरकार के पक्ष में भी आ सकता है, सरकार के विपक्ष में भी आ सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो जिस पुरानी पार्टी का था उसी वहीं पर वोट करे, ये भी जरूरी नहीं है। वो अपनी इच्छा से क्या करेगा, वोट करेगा, कास्टिंग वोट देगा। लेकिन क्योंकि अब उसको हटाने का क्या चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है, यानी संकल्प कहाँ चल रहा है, लोकसभा में चल रहा है, तो उसे प्रथमता उधर बैठेगा। वो कहाँ बैठेगा, इस तरफ नहीं बैठेगा। उसको बोलने का अधिकार होगा, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, प्रथमता मत देने का अधिकार होगा। यानी जब इधर से अब कोई दूसरा लोकसभा अध्यक्ष बैठा होगा ना, उसकी जगह पर किसी और को बिठाएंगे। वो लोकसभा अध्यक्ष जो था, जिसको हटाने का संकल्प है, वो उधर बैठा हुआ है, ठीक है। अब जब बोलेंगे भाई कितने लोग चाहते हैं कि इनको हटाना है, वो भी तो वोट करेगा। वो बोलेगा कि नहीं भाई, नहीं हटाना, मुझको नहीं हटाना। भले ही मुझको बोलेगा, लेकिन एक तरफ से वहां से करेगा। अब माना 50-50 हो गया, तो अब वो यहां आकर कास्टिंग वोट नहीं कर सकता। यानी उसको प्रथमता मत देने का अधिकार होगा, लेकिन उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसको उस पर जो उसको हटाने का संकल्प क्या चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है लोकसभा। इतना समझ में आ गया। यही बोलता है आर्टिकल 96, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वह पीठासीन नहीं होगा, पीठ पर आसीन नहीं होगा। वो कार्यवाहियों में भाग लेगा, मतदान करेगा, प्रथमता मतदान करेगा, बोल भी सकता है। क्या कर सकता है, बोलने का भी, क्योंकि अभी सांसद है भाई, वो बोल भी सकता है। क्या कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 95, आर्टिकल, इसीलिए बोलता हूं पहले बेयर एक्ट पढ़ो। अभी हमने 96 पढ़ा, उससे पहले हमने 94 पढ़ा, अब फिर वापस जाकर हम क्या पढ़ रहे हैं, 95। बुक में जब लिखा जाता है तो आगे पीछे करके लिखा जाता है। बेयर एक्ट में जो होंगे आपको एक उसमें मिलेंगे, क्या, आर्टिकल सीक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है। उसमें आनंद आता है पढ़ने में। और आप ये पाएंगे, कितनी भी ऑथेंटिक बुक हो, चाहे जिसको यूपीएससी की गीता कह रहे होंगे, जब आप बेयर एक्ट पढ़ लेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहीं से उतार रखा है सारा। भाई कहां से उतारेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से तो उतारेगा। जो संविधान में लिखा हुआ उसी को आसान भाषा में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और ये संविधान की कॉपी है एक तरह से। बेयर एक्ट जो है वो क्या है, संविधान की प्रति है। प्रति मतलब कॉपी, तो समझ में आ गया। और छोटा सा है, इसको पढ़ लीजिए। भारत का संविधान नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा आपने, और भारत का कानून नहीं पढ़ा तो भी कुछ नहीं पढ़ा, है ना, ठीक है। तो आर्टिकल 95 के अनुसार जब अध्यक्ष को पद रिक्त हो, अध्यक्ष अनुपस्थित हो तथा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है, तब उस समय कौन करता है भाई। आर्टिकल 95 में लिखा हुआ साहब साहब कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, अन्य व्यक्ति की शक्ति। अब अन्य व्यक्ति कौन होगा, तो उसके बारे में बता रहा है कि आर्टिकल 95 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। क्या करता है, यह सचिवालय बजट समिति यानी सेक्रेटरीट बजट कमेटी का अध्यक्ष होता है। क्या होता है भाई, लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है, प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय होता है, जिसको सुना होगा आपने, पीएमओ सुना है, प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय होता है। अब ये सब जो आपको दिल्ली में दिखेंगे, सेंट्रल सेक्रेटरीट बोलते हैं उसको, केंद्रीय सचिवालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एसएससी अगर आप निकाल रहे हैं, सीजीएल कौन सा, कॉमन ग्रेजुएट लेवल, उसमें बहुत अच्छा अगर आपका रैंक है तो आप केंद्रीय सचिवालय में जाओगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जैसे आपके राज्य के सचिवालय में होते हैं वैसे ही वहां पर भी होते हैं। अंतर इतना है कि आप यहाँ पर आरओ एआरओ देकर निकलते हो, आरओ एआरओ का पेपर देकर सचिवालय में बैठते हो, और वहां पर केंद्रीय सचिवालय, क्योंकि केंद्र की सेवा है, इसलिए वहां पर बैठने के लिए आपको एसएससी क्या करना पड़ेगा, सीजीएल क्लियर करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, ठीक। तो सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है, किंतु अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर लोकसभा का ऐसा सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है जिसको राष्ट्रपति, अब इस राष्ट्रपति को डबल अंडरलाइन करना है आपने, क्या करना है, 2 बार अंडरलाइन करना है, जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है, जिसको राष्ट्रपति
इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है। इतना क्लियर हो गया। जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में स्वयं लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करता है। तो इसको थोड़ा ध्यान, इन दोनों लाइनों पर ध्यान देना। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर, दोनों का पद रिक्त होने पर लोकसभा का ऐसा सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है। तो यहां पर जो मेन चीज है वो राष्ट्रपति, जो आपका आंसर बनेगा, यानी जब क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसके आंसर में क्या लिखना है आपने, राष्ट्रपति। दूसरा, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में स्वयं लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेगा। फिर दूसरी लाइन को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब हम आ रहे हैं आर्टिकल 94 में। इसमें फिर दोबारा आ रहे हैं आर्टिकल 94 के अनुसार, जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है, किसका, लोकसभा का विघटन किया जाता है, तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष पद अपने पद पर बना रहेगा। जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे ओम बिरला जी हैं, वही हैं लोकसभा अध्यक्ष। वो कब तक बने रहेंगे, आर्टिकल 94 में लिखा हुआ कि लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। ये कहां लिखा हुआ, आर्टिकल 94 में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ, आर्टिकल 94 में लिखा हुआ। इतना क्लियर हो गया। ठीक, मैंने कहा फिर प्रोटेम स्पीकर, जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता, सांसद होता, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। उसका कोई काम नहीं होता, उसका काम खाली ये है, क्या करेगा, इलेक्शन कराएगा। भाई चुनो, भाई लोकसभा एक अध्यक्ष चुनो, एक उपाध्यक्ष चुनो, सम्मान देने के लिए होता प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है, लेकिन वो सम्मान छोड़ो, वो करते रहे, लेकिन आपके लिए एक नंबर होता है प्रोटेम स्पीकर। जैसे अब जो इलेक्शन होंगे, नया पहला सत्र बैठेगा, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन बना। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या होता है, उसी साल आता है, क्योंकि 5 साल तक रहेगी लोकसभा, इतना थोड़े याद किया जाता है। उसी साल, उसी कुछ महीनों के बीच में जो पेपर होंगे, वहां पर पूछा जाएगा प्रोटेम स्पीकर कौन बना। फिर पूछेगा आपसे लोकसभा अध्यक्ष कौन बना, उपाध्यक्ष कौन बना, फिर राज्यसभा का सभापति तो पता ही है आपको, उपसभापति, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के विधि द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। कौन करता है इनके वेतन और भत्ते, कौन निर्धारित करता है, आंसर संसद। लेकिन कैसे, विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा। पता ही है आपको, ध्वनि मत से पारित होता है वेतन भत्ते वाला जो होता है ना। इन दोनों पदाधिकारियों को निःशुल्क आवास और केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। इनको वो सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को प्राप्त होती है। किसको, इसे देखा होगा आपने, कभी कभी क्या होता है कि सारी राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनके अध्यक्षों का क्या होता है, सम्मेलन होता है। कभी कभी क्या होता है, एक बार मसूरी में भी हुआ था, मेरे ख्याल से कुछ हुआ था ऐसा। लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, तो जब लोकसभा अध्यक्ष आते हैं तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, ड्यूटी लगती है पुलिस की, जगह जगह पर क्या होता है, यानी जैसे केंद्रीय मंत्री को क्या दिया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसी प्रकार का प्रोटोकॉल किसको मिलता है। तो मैंने कहा इनके वेतन, संसद के निःशुल्क आवास, केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, और इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर होता है, फिर दोबारा भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266, ठीक है। और राज्य की संचित निधि वो भी आर्टिकल 266। फिर भारत की आकस्मिक निधि 267, राज्य की आकस्मिक निधि वो भी 267। ये तो याद हो गए होंगे। अब इंग्लिश में बोलते हैं संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और आकस्मिक निधि को बोलते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। साथ में ये भी याद करा रखा मैंने कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर धन निकालना है तो संसद निकालेगी, जबकि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर धन निकालना है, धन का निर्गमन जो होगा वो राष्ट्रपति को अधिकार होगा। केंद्र में संसद और राष्ट्रपति, राज्य में क्या, विधानसभा और विधानमंडल और राज्यपाल। इतना समझ में आ गया। और ये कहां पर लिखा हुआ कि वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, यह लिखा हुआ 102 में। इसमें लिखा, सॉरी 112 में, किसमें लिखा हुआ, 112, जो बजट है उसके तीसरे भाग में देखिए, 112 के 3 में। क्लियर हो गया।
तो इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इन दोनों पदाधिकारियों को निःशुल्क आवास तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। 4 लाख रुपए मासिक है भाई इनका वेतन। मार्च 2018 में लोकसभा ने क्या कर दिया, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपए मासिक, 12 चौको 48, 48 लाख का पैकेज है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन समान होता है। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का सभापति कौन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन, उपराष्ट्रपति। और इधर लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन समान होता है। उपराष्ट्रपति अपना वेतन सभापति के रूप में ही प्राप्त करता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ये मैंने बताया था, उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति का वेतन 0 होता है, लेकिन क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है इसलिए उसको 4 लाख रुपए महीना दिया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। किस रूप में? अब क्या हुआ, यूपीएससी तो फंसाती है आपको, आपसे पूछेगा कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या उसकी शपथ कहां पर दी गई है, लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ कहां दी गई है। अब आप क्या करते हो, जब आप अनुसूची पढ़ रहे होते हो ना, अनुसूचियां, अनुसूची 3 पढ़ते हो। अब जब अनुसूची 3 पढ़ते हो तो वहां पर क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप है। वहां पे बहुत सारे नाम पढ़ते हो आप, राष्ट्रपति नहीं, क्या पढ़ते हो, सांसदों की पढ़ते हो, विधायकों की पढ़ते हो, है ना, कई नाम पढ़ते हो। वहां पे लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिखता आपको। क्या नहीं दिखता? देखो, लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिखेगा, राष्ट्रपति नहीं दिखेगा, उपराष्ट्रपति नहीं दिखेगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सांसद के रूप में उसने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उसको अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राष्ट्रपति की शपथ कहां दे रखी? आर्टिकल 60 में दे रखी। उपराष्ट्रपति की शपथ कहां दे रखी? आर्टिकल 69 में दे रखी। तो मैंने कहा जैसे राष्ट्रपति की शपथ 60 में है, जैसे उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो कहा 69 में है, वैसे ही अगर अनुसूची 3 में आप नाम ढूंढोगे का लोकसभा अध्यक्ष, वो नहीं मिलेगा। सांसदों की जो शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं वही लोकसभा अध्यक्ष की शपथ और प्रतिज्ञा के, यानी जब वो इलेक्ट होकर आया संसद में तो उसने एक बार शपथ, 2 शपथें ले ली, तो बस अब अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसने पद और गोपनीयता की शपथ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले चुका है वो। ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है, अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता है। क्लियर हो गया? ठीक। अब भैया मेंस में पूछता है आपसे, क्या पूछता है? लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। क्या पूछेगा? लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। तो लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार और कार्य बता देता हूं मैं कि वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है। क्या करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने तो वह सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले या सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित यानी सस्पेंड भी कर सकता है। अभी हाल ही में हुआ था एक केस, सस्पेंड कर दी गई थी। क्यों की गई थी ये नहीं पता। अरे भाई, कुछ सदस्यों की सदस्यता निलंबित की गई थी। कारण क्या था? बहुत सारे सांसदों की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी, है ना। अच्छा जी, वह सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। सदन के नेता कौन? प्रधानमंत्री। सदन के नेता कौन? प्रधानमंत्री। सॉरी, सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। ठीक है। ये आपको 16 नंबर देगा, ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य। 16 नंबर इसलिए मेंस में 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है। अगला, वह दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। मैंने बताया था कि अगर दल बदल के आधार पर किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न खड़ा हो जाता है तो उसका निश्चय कौन करेगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के संबंध में किए जाने वाले वाद विवाद आदि का समय निश्चित करता है।
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण मैं बता चुका हूं, उसमें से कई प्रश्न बनने हैं आपके, ठीक है। 4 खंडों में मैंने आपको बताया, हालांकि उसको राष्ट्रपति द्वारा एक ही बार में पढ़ा जाता है, ठीक। अगला, वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। मैंने कहा भारतीय संसदीय समूह कौन? भाई सारे राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनके सबके अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका जो हेड है वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? जब भी इनका सम्मेलन होगा, विधानसभाओं के अध्यक्षों का जब सम्मेलन होगा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। सदन में अव्यवस्था फैलाने पर वह सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में वही अध्यक्षता करता है। 108 जब बुलाएगा राष्ट्रपति, किस पर बुलाया जाता है? साधारण बिल पर, साधारण विधेयक पर जब राष्ट्रपति 108 यानी ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है और ज्वाइंट सिटिंग चल रही होती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कैसे करेगा? कैसे पता चलेगा उसे धन विधेयक है कि नहीं? उसको संविधान का आर्टिकल 110 पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। क्या है? जब आप उस परिभाषा को पढ़ेंगे तो बीच में या करके लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ पहला पॉइंट जैसे ही खत्म होगा उसके बाद लिखा हुआ या। अरे लिखा है तो 110 की डेफिनेशन पढ़ेगा, उस डेफिनेशन से संबंधित अगर कोई भी क्लॉज उस बिल में मैच कर रहा होगा तो क्या होगा? वो लिखेगा बाहर से, उस पर बाहर से लिखना पड़ेगा उसको धन विधेयक। क्या लिखना पड़ेगा? तो कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बाहर से लिखेगा धन विधेयक, नीचे साइन करेगा आपने, ताकि राष्ट्रपति की जब टेबल पर जाए तो राष्ट्रपति पहचान ले कि ये धन विधेयक है और उस पर राष्ट्रपति क्या कर दे? साइन कर दे। क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति से ही वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है धन विधेयक, इसलिए उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता, रोक सकता है। क्या कर सकता है? 1 महीना 2 महीना हो सकता है रोक दे, बाद में साइन करे, लेकिन मैंने कहा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। किसको? धन विधेयक को। और संविधान संशोधन विधेयक जो बताया था मैंने, ये भी याद कर लो, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन से? किस संविधान संशोधन से? अरे भाई बहुत पहले हो चुका हो, जब ना पता हो, याद ना हो रहा हो तो किताबों का सहारा लिया करें, तब तक लें जब तक कि याद ना हो जाए। मैंने कहा था कि किस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। कौन सा संविधान संशोधन है? बहुत पहले हो चुका। यही तो होता है कि बीच में से एकदम से प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर आप क्या कर दो? तुरंत दे दो। तो ना मोबाइल काम आएंगे, ना किताबें काम आएंगी। वहां पर क्या काम आएगा? आपका पढ़ा हुआ ही काम आएगा। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 बताया भी था स्पेशल। 24, 42 और 44 को ढंग से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ लीजिए, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। याद आया? करोगे याद तो हर बात याद आएगी, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं अथवा इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वह प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता है। जब वो पीठासीन है तो वहां भाग नहीं लेगा वो, लेकिन किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देता है। क्या करता है? और एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 100 में मिलेगा आपको। कहां पे मिलेगा? 100 निकालिए, 100 के 1 में लिखा होगा कहीं पर। कहां पे लिखा होगा? 100 के 1 पे जाइए जल्दी से। मिल गया? क्या लिखा हुआ? ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों 100 के 1 में ना
अब देखिए इसकी भाषा तो टफ होती है संविधान की, कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति को या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, प्रथमतः मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। तो निर्णायक मत को अंडरलाइन कर दीजिए, उसके सामने लिख दीजिए 100, उसके सामने क्या लिख दीजिए, आर्टिकल 100 कहता है। और आर्टिकल 100 में ही बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है, कोई कभी आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में, ठीक है क्या, कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से बहुमत से किया जाएगा। प्रत्येक सदन की बैठक में, सदनों की संयुक्त बैठक में प्रश्नों का अवधारण, मेन चीज दो चीजें याद कीजिए आप, प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो भी प्रश्न सदन में आएगा, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे वो राज्यसभा में आए, ये जो वोट देते हैं ना, ये किस आर्टिकल की वजह से देते हैं, कहां पर लिखा हुआ, आर्टिकल 100 में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, चाहे वो ज्वाइंट सिटिंग हो, चाहे वो लोकसभा की बैठक हो, चाहे वो राज्यसभा की बैठक हो, जो भी प्रश्न वहां पर आएगा उसका अवधारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। घर बैठ के कोई फोन पे वो नहीं करेगा वोटिंग, ये नहीं बोलेगा जी मैं आज अनुपस्थित हूं इसलिए मेरा वोट भी क्या कर दो, मैं भी जी उस तरफ वोट डाल रहा हूं, नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। कहां लिखा हुआ, 100 में लिखा हुआ। अगला काम क्या है उसका, वह विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। परिणाम कौन घोषित करेगा, और कई बार तो इतनी जल्दी में किया जाता है, से यस से नो बोलते हैं, यस बोलने से पहले ओके तो क्लियर आवाज होती है ना, से यस बोलते हैं वो यस, और जब पूछता है कि से नो तो नो। मतलब कुछ बिल ऐसे होते हैं जो ध्वनि मत से ही क्या हो जाते हैं, पारित हो जाते हैं। प्रश्नों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कार्य वही करता है, और काम रोको प्रस्ताव भी उसी की अनुमति से ही पेश हो सकता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, काम रोको प्रस्ताव किसकी अनुमति से पेश हो सकता है, आंसर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से। प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। संसद की जो, लोकसभा की जो प्रक्रिया संबंधी जो भी विवाद होंगे उस पर जो वो निर्णय देगा वही अंतिम माना जाएगा, उसको लेकर ना तो सुप्रीम कोर्ट ना राष्ट्रपति के पास कहीं नहीं जाया जा सकता। प्रक्रिया यानी लोकसभा की प्रक्रिया संबंधी जो नियम होते हैं उस पर अगर विवाद खड़ा हो जाता है तो किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाएगा। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। क्या करता है, जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं उसके सभापति की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। अगर यूपीएससी का पेपर बनाने के लिए मुझे दिया जाता तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किन किन समितियों का अध्यक्ष होता है, वो 3 समितियों का अध्यक्ष होता है। कितने का, 3 समितियों को। उन 3 समितियों के नाम याद रखने हैं। आप कमेटी समझते हो, समिति है ना, अब आपने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति ये तो पढ़ा होगा, और ये 3 ही पढ़ते हैं बच्चे। क्या करते हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, उसमें से भी 80% क्वेश्चन लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से पूछे जाते हैं। लोक उपक्रम समिति से भी क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 3 पढ़ते हैं। लेकिन यूपीएससी क्या करती है, बहुत आगे तक जाती है। कहां तक जाती है, वहां तक पूछती है। आपको 3 समितियां याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, कार्य मंत्रणा समिति, कौन सी, नंबर 1 कार्य मंत्रणा समिति, नंबर 2 नियम समिति, नंबर 2 और नंबर 3 सामान्य प्रयोजन समिति। इनका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला, सदन में कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से ही भाषण कर सकता है। देखा होगा आपने, टाइम एक्स्ट्रा मांगते रहते हैं अध्यक्ष जी, थोड़ा 2 मिनट और, 1 मिनट और, 3 मिनट और, बोलते हैं ना मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब बात पूरी नहीं करते, कई बार 2 मिनट 2 मिनट करके क्या करते हैं, 10 मिनट
का अतिक्रमण कर देते समय का। समझ में आया? ठीक है। अगला, वह सदन के कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जिसे असंसदीय और अशिष्ट समझा जाता है। कई हैं सांसद जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि असंसदीय भाषा होती है। क्या होती है? हंसी मजाक भी चलता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो हर एक चीज लेखबद्ध मतलब लिखी जाती है वहां पर। क्या की जाती है? किसी जमाने में आपने सुना होगा कि शॉर्ट हैंड, अब तो भाई सारे रिकॉर्डर आ गए, वॉइस रिकग्निशन हो गया, ट्रांसलेटर आ गए। किसी जमाने में शॉर्ट हैंड वाले की बड़ी इज्जत होती थी। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट हैंड में जितना संसद में बोला जा रहा है उसको शॉर्ट हैंड में क्या करता था, लिखता था, फिर उसको डिकोड करके फिर पूरी चीज लिखी जाती थी कि संसद में। आज भी आपको अगर खंगालना है कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले संसद में जो कार्यवाही हुई थी उसमें नेहरू जी ने क्या कहा था, तो लिखा होगा। जो जो उन्होंने बोला होगा वो सब चीजें लिखी हुई होंगी। उसके लिए पुस्तकालय जाना पड़ेगा आपको। तो विपक्ष कई बार आपने देखा होगा कि पकड़ कर निकालता है, बोलता है कि जी ऐसा कहा था, जी देखो ये संसदीय उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? समझ में आया? तो लेकिन क्या होता है, कई बार असंसदीय जब भाषा का प्रयोग होता है तो उसको बोला जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को बोला जाता है इसको निकाल दीजिए। या तो लोकसभा अध्यक्ष खुद निकाल देता है या अन्य लोग फिर क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई इसको मतलब लेखन से निकाल दो, कटिंग कर दो उसकी। तो इसीलिए पहले जो शॉर्ट हैंड वाला होता था, अगर उसकी बहुत अच्छी स्पीड है तो गजेटेड ऑफिसर होता था। कहाँ होता था? सचिवालय में, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठे होते थे। ठीक है। आगे जो जगह होती है उसको वेल बोला जाता है। अब वेल मतलब कुआं नहीं होता है वहां पर जो डेस्क होती है वहां पर बैठे होते हैं कर्मचारी। ठीक है, ठीक है जी। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके ही द्वारा होता है। सारा पत्र व्यवहार किसके द्वारा होता है? उसके ही द्वारा होता है। अब यहां पर क्या होता है, कई बार एक गड़बड़ हो जाती है। बच्चे क्या पढ़ते हैं? एक आर्टिकल पढ़ते हैं। कौन सा आर्टिकल? 78। आर्टिकल 78 पे जाइए बैरक में। कई बार बच्चे यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे। यानी संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना पड़ता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगेगा वो प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी आर्टिकल 78 के द्वारा। ठीक है। और किसी विषय को जो जिस पर किसी मंत्री का ने विनिश्चय कर दिया, इसे छोड़ो। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज ये कि जितना भी पत्र व्यवहार होगा वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब यहां पर जब ऑप्शन आता है तो बच्चे क्या कर देते हैं? प्रधानमंत्री कर देते हैं कि आर्टिकल 78 में तो ऐसा लिखा हुआ। अरे भैया, यहां पर यह लिखा हुआ कि संसद और राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार जो होगा वो किसके द्वारा होगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होगा। इस प्रकार सदन तथा राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अब ये मत सोचना आप कि भाई ओम बिरला जी लिखेंगे रोज लेटर, जितना भी हुआ। मैंने कहा कि कर्मचारी होते हैं वो लिखते हैं, इनके नाम से होता है। किसके नाम से? लोकसभा अध्यक्ष के नाम से। समझ में आ गया? यानी सदन तथा राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम कौन है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अगला काम क्या है? वह संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह सदन में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। दर्शक दीर्घा होती है वहां पर। अभी कुछ लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, वो कूद गए कहाँ? संसद के अंदर। जूतों के अंदर छुपा रखे थे उन्होंने। स्मोक बम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धुआं धुआं कर दिया। सांसदों ने खूब कूटा उन्होंने। फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई होगी जीवन भर नहीं भूलेंगे कि संसद का एक गरिमा होती है, वहां पर इस तरह के हरकतें नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ऐसे तो भाई आतंकवादी भी घुस जाएंगे। स्मोक बम लेके घुसे वो और स्मोक कर दिया। ठीक है, आपको अपनी बातें मनवानी है, तरीका नहीं होता है कि संसद की कार्यवाही में बीच में जाके क्या कर दे आप, है ना। भगत सिंह का जमाना अलग था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने भी लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, क्रांति अमर रहे के नारे लगाए थे, पत्र बम फेंका था। वो जमाना दूसरा था। वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के विरुद्ध किया होगा तो हमारे क्रांतिकारियों ने किया।
ठीक है, ऐसे ही हमारे उत्तराखंड राज्य के बनने के लिए भी क्या पत्र बम फेंका गया था, किसके द्वारा? त्रिवेंद्र क्या बताओ, आपके उत्तराखंड के लिए एक व्यक्ति ने संसद के अंदर पत्र बम फेंका, नाम याद करना पड़ेगा आपको, नाम बताइए। अरे भाई, पंवार जी थे, कौन थे? है जी, हाँ, त्रिवेंद्र पंवार जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कार्रवाई नहीं हुई होगी? उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कई लोगों ने बहुत कुछ किया है, क्या किया है? तो लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये तरीका नहीं होता है अब कि आप स्मोक बम लेके क्या करें कि जी हमें नौकरी दो, ये तरीका नहीं है। तो मैंने बता दिया, दर्शक दीर्घा, प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण कौन लगाएगा? लोकसभा अध्यक्ष लगाएगा। वह सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करता। विशेषाधिकारों का रक्षक कौन है? सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षक कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। मैंने आपको ये भी बताया था कि सांसदों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जब सत्र चल रहा होता है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर करना है, माना कोई संगीन जुर्म है, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना तो कर ही नहीं सकते गिरफ्तार। समझ में आया? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्यों का संपादन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ये मत सोचना कि उपाध्यक्ष लिखा हुआ तो अध्यक्ष के अधीन होगा, वो सदन के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? उपाध्यक्ष किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और आपने कहा यार क्योंकि ये तो उप अध्यक्ष है, तो ये अध्यक्ष के नहीं, अध्यक्ष के प्रति नहीं होता है, सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? उसका सबऑर्डिनेट नहीं है ये। उपाध्यक्ष का यह एक विशेषाधिकार है कि जब उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है, तब वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। इतना समझ में आ गया? अगर उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को एक विशेषाधिकार दे रखा है कि अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बना दिया तो वो स्वाभाविक रूप से उसका सभापति अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि उन सब सांसदों में वरिष्ठ कौन है? उपसभापति। इतना क्लियर हो गया? ठीक, तो इसमें मैं इतना ही बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा अब लोकसभा की शक्तियां और उसके कार्य, ठीक है, अगले लेक्चर में बताऊंगा।